गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे एमआर मैट्रिक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी क्लास 10th की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। मैट्रिक क्लासेस नाम ही है तो मैट्रिक क्लास का है, हम लोग केवल यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें जो आपका पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है आपका यूक्लिड का भाग लेमा एल्गोरिदम, यही आपका चल रहा है। यूक्लिड का भाग लेमा एल्गोरिदम, इसमें मैंने आपको हर चीज समझा दिया था। इसमें जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, सारे वर्ड का मतलब हमने आपको पिछले के वीडियो में बता दिया था कि क्या है यूक्लिड, क्या है भाग लेमा और क्या है एल्गोरिदम। इसका सार यही था कि यूक्लिड ने भाग लेमा का प्रयोग करके दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ निकालने के लिए उन्होंने बताया। चूंकि भाग लेमा का प्रयोग करके एक चरणबद्ध प्रक्रिया से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं दो संख्याओं के बीच का, इसीलिए इसमें एल्गोरिदम शब्द जुटा हुआ है। इसमें थोड़ा सा और कुछ रह गया था, हम उसको और क्लियर कर देते हैं। आज आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान के चलिए हम दो संख्याएं लेते हैं। एक संख्या है हमारा 135 और एक है हमारा 225। इन दोनों का एचसीएफ हम निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि 135 से 225 में हमेशा बड़ी संख्या में भाग देंगे हम किससे, छोटी संख्या से। तो 135 से आप डिवाइड लगा दीजिए 225 में। ये बचपन में आप लोग भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने सीखा था। यहाँ पर हम लोग यूक्लिड का भाग लेमा द्वारा हम लोग सीख रहे हैं। और भाग लेमा क्या था, इसमें हमने आपको सब चीज बता दिया था कि यहाँ पर ये जो रहेगा हमारा होगा भाज्य, ये जो होगा हमारा क्या होगा, भाजक, और ये जो होगा हमारा क्या होगा, भागफल, और यहाँ जो आएगा हमारा वो क्या होगा, शेषफल। हमने आपको भाज्य को बोला था ए से इंडिकेट करने, भाजक को बी से इंडिकेट करने, भागफल को क्यू से इंडिकेट करने और शेषफल को आर से। और हमने आपको एक भाग लेमा बताया था। भाग लेमा क्या था, तो भाज्य बराबर होता है भाजक और भागफल के गुणनफल और उसमें शेषफल। जब भाजक और भागफल को गुना कर उसमें शेषफल को जोड़ देते हैं तो वह भाज्य के बराबर हो जाता है। यही था हमारा भाग लेमा जो हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसको शॉर्ट में हमने बताया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। साथ ही साथ इसमें हमने आपको बता दिया था जो आर है, जो हमारा शेषफल है, वह शेषफल 0 से लेकर के किसके बीच तक रहता है, 0 से लेकर के किसके बीच तक रहता है। तो r जो है हमारा वह 0 से लेकर के, ध्यान रखिएगा, हमेशा भाजक से एक कम यानी भाजक से छोटा रहता है। ये सारी चीजें हमने आपको पिछले के क्लास में बता दिया था। इसके आधार पर हमने प्रयोग करके ये भी बोला था कि आप आराम से एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको लिख करके किस तरह से सजा के लिखते हैं उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको कहा था कि प्रयोग तो इसी का करना है। तो यहाँ पर देखिए उठाएगा कितना बार में, एक बार में कितना आ जाएगा हमारा 135 और बचेगा कितना 0,9। हमने कहा था कि यदि आपका मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, आप डायरेक्टली यदि आप नहीं कर सकते हैं इसका प्रयोग, तो आप बचपन में जो भाग विधि बनाए हैं उसी भाग विधि का प्रयोग कीजिए और सिर्फ इस पर आप अपना मान बैठाते चले जाइए, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर जैसे 225 है, इसको हमने क्या बोला है आपको, ए मानिए, ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये आपका क्यू हो जाएगा और ये जो है आपका क्या बनेगा, आर बनेगा। ये पहला स्टेप है। सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए की वैल्यू आपका कितना है, 225 लिखेंगे यहाँ पर 225। बी की वैल्यू आपका कितना है, 135 लिख देंगे यहाँ पर 135। फिर यहाँ पर गुना, क्योंकि बी और क्यू के बीच में नहीं कुछ, तो क्या है गुना, तो गुना क्यू की वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, तो 1 प्लस आर की वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, 90। फिर मैंने आपको कहा था अगले स्टेप में कि आप 135 को बना दीजिए भाज्य और जो शेषफल बचता है उसको बना दीजिए क्या, भाजक, यानी 90। लेकिन कुछ बच्चों को ये सारा थोड़ा दिक्कत होता है समझने में, इसीलिए आप सीधा जो बचपन में यूज करते हैं ना, करते थे ना, उसी को यूज करके यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी 90 से आप फिर क्या करते थे, 135 में भाग लगाते थे। आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना बार में खाएगा, तो आप जान रहे हैं कि एक बार में खाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 90, बचेगा कितना 45। हमने कहा आराम से इसको फिर से आप ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये क्यू मान लीजिए, ये आर मान लीजिए और बैठा दीजिए। देखिए यहाँ पर
a बराबर बी क्यू, a की जगह पर कितना 135, हमने 135 लिख रखा है। फिर b आता है, b की जगह पर आपका कितना है 90, हमने 90 लिख रखा है। अब q की जगह पर कितना आ जाएगा 1, तो हम लिखेंगे आराम से गुना करके 1 प्लस r की जगह पर कितना है 45, लिख देंगे आराम से 45, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, मतलब यहां पर क्या होता है ना कि हर अगले स्टेप में जो हमारा भाजक रहता है वह बन जाता है भाज्य, ये ध्यान रखिए, और जो हमारा शेषफल रहता है वह बन जाता है भाजक, वह बन जाता है भाजक, यानी यहां पर आ जाएगा हमारा 45। अब ये 45 से आप क्या कीजिए, 45 से आप क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ पर भाग लगाएंगे किसमें 90 में, तो 90 में भाग लगाएंगे, 2 बार में खाएगा, ये हो जाएगा 90 और यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा 0। ये प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। अब यहाँ पर फिर देखिए ये हमारा a बना, ये b बना, ये q बना और ये क्या बन गया r। आराम से लिखिए 45 इंटू q की जगह पर कितना हो गया 2 और r की जगह पर कितना हो गया 0। तो यहां पर चूंकि शेषफल अब 0 हो गया, तो जो मेरा भाजक है यही भाजक हमारा क्या हो गया HCF। लेकिन इसको स्टेप वाइज को आपको लिखना कैसे है थोड़ा सा देख लीजिए। तो स्टेप वाइज आप लिखेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए, इसको नीचे आप कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए पहला स्टेप में आप लिखेंगे कि आप जो मोसो निकालना शुरू किए हैं वह मोसो शुरू हुआ है किसका, तो 225 135 का। तो पहले स्टेप में आप लिखेंगे 225 कोमा 135 बराबर, फिर अगले स्टेप में आप इसको लिखेंगे, ध्यान से लिखिए क्या लिखेंगे, तो मोसो, इसके बाद यहां पर लिखेंगे 135 और 90, फिर बराबर। अगले स्टेप में फिर इसको लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, तो मोसो 45 90 और बराबर। लास्ट में चूंकि आपका HCF कितना आ गया 45, तो यहां पर लिख लेंगे आप 45। ये है लिखने का तरीका। मोसो 225 135 इक्वल टू मोसो 135 90 इक्वल टू मोसो 45 90 इक्वल टू 45, और यही आपका 45 क्या हो गया, ये 45 आपका क्या हो गया HCF है ना। इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक आ गया है, देखिए यहाँ पर क्या था ना, पहले 90 फिर आपका 45 आएगा, तो हम यहाँ पर क्या पहले 45 फिर 90 लिख दिए, तो थोड़ा सा इसको सुधार कर लेंगे। यहाँ पर पहले हमारा क्या आएगा, पहले हमारा आएगा 90 फिर आएगा हमारा 45, इसके बाद हमारा मोसो लिखाएगा उधर 45। तो ये लिखने का तरीका है ना। उम्मीद है यूक्लिड का भाग लेमा एल्गोरिथम को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बुक है दासगुप्ता की, इसी से हम कुछ सवाल जो है बनाने का प्रयास करते हैं, और आप लोग भी कोशिश कीजिए, देखिए कितना आप लोगों ने सीखा है ना। ध्यान से देखिए, जैसे आप देखेंगे तो पहला जो प्रश्न है ना, वो पहला प्रश्न है मेरा, ध्यान से समझिए। एक्सरसाइज हम चल रहे हैं लेकर के 1A, ध्यान दीजिए 1A लेकर चल रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका दिया है वो कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए यही रिक्त स्थानों की पूर्ति केवल वही बच्चे सही से कर पाएंगे जिन्होंने थ्योरी सेक्शन को अच्छे से समझा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है ए नंबर, लिखा है इसमें कि यदि B इक्वल टू AC तो BA का डैश है। ध्यान से देखिए यहां पर, अब यहां पर आपसे पूछ दिया कि ये जो B है ना ये A का है क्या। तो याद कीजिए जब हम आपको बता रहे थे थ्योरी सेक्शन में, तो मैंने आप लोगों से स्पष्ट कहा था कि जो भाग लेमा है वह है हमारा A बराबर BQ प्लस R। यहां पर ये जो A है ये हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। ये जो हमारा B है ये हमारा क्या होता है, भाजक होता है।
और ये जो Q है ना, ये हमारा क्या होता है, भागफल होता है, और ये जो R है ना, ये हमारा होता है शेषफल। ये हमने आपको अच्छे से बता दिया था। फिर मैंने आपको एक चीज यहां पर समझाया था कि देखिए, जब R 0 के बराबर हो जाए, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जब R 0 के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में जो भाजक होता है, ध्यान से देखिए, जो भाज्य होता है वह भाजक का क्या हो जाता है, गुणज हो जाता है। हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि यदि यहाँ पर 12 है और ये 6 है और यहाँ पर 2 बार लिखा के यहाँ शेषफल 0 है, तो मैंने आपको कहा था ये जो भाज्य है यहाँ पर 12, यह भाजक का क्या है, तो अपवर्ती है। हम आपको थ्योरी सेक्शन में अच्छे से बता दिए थे। और उल्टा अगर पूछ ले कि जो, ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर उल्टा पूछ ले कि 6-12 का क्या है, तो ये अपवर्तक है। ये सारा चीज हम बता दिए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो B इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है AC, यानी R तो है ही नहीं। जब R नहीं है तो मतलब R 0 है, मतलब R क्या है, 0 है। यहाँ पर B को देखिए तो ये आपका क्या है, भाज्य है। यहाँ पर A को देख लीजिए तो ये आपका क्या है, भाजक है। और वहीं पर अगर आप C को देख लीजिए तो ये आपका क्या है, भागफल है। और यहाँ से देखिए ध्यान से, तो आपका R 0 है। और जब R 0 है तो इस कंडीशन में जो भाज्य है वह भाजक का क्या है, तो वह भाजक का अपवर्त्य है। ये सारा चीज हम आप लोगों को बता दिए थे। यानी ये जो पूछ रहा है यहाँ पर B, तो B क्या है भाई, भाज्य है, और A आपका क्या है, भाजक है। यानी कह रहा है भाज्य भाजक का क्या है, तो क्या है, तो अपवर्त्य है या गुणज है। यानी जो यहाँ पर आएगा वह भराएगा गुणज। तो आप थ्योरी सेक्शन को अगर अच्छे से समझे होंगे तो इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर उल्टा पूछ दे कि ए बी का क्या है, तो अपवर्तक है या गुणनखंड है, यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल बहुत ही इजी है, अगर आप चाहेंगे तो एकदम इत्मीनान से बना सकते हैं। दूसरा नंबर जो सवाल है वो आपका दिया है कि यदि भाग एल्गोरिदम, ध्यान से देखिए, में A इक्वल टू 72 और साथ ही दिया है B इक्वल टू 9, तो R बराबर क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, तो बहुत ही आसान चीज है, आप लोग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाग एल्गोरिदम क्या है, आप आराम से लिखिए हमेशा A बराबर BQ प्लस R, कहीं कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए। A की वैल्यू आपको कितना दिया है, 72, B की वैल्यू कितना है, तो 9। अब कह रहा है कि ये Q और R क्या होगा, तो आपको पता है ये है भाज्य, ये है भाजक। नहीं समझ में आता है, यहाँ लिखिए भाज्य और इधर लिखिए भाजक, और आराम से दीजिए तो 9×8 72 खाएगा और आराम से शेषफल हो जाएगा 0। यानी अगर आप यूज करेंगे कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा Q है और ये हमारा क्या है, R है, इत्मीनान से आप यहाँ पर लिखिए 9 गुना Q की वैल्यू कितना भाई, तो 8 है, R की वैल्यू कितना भाई, 0 है। ध्यान से देखिए Q की वैल्यू यहाँ पर देखिए, Q की वैल्यू स्पष्ट है यहाँ पर 8, और जो R की वैल्यू है वो स्पष्ट है यहाँ पर 0। यानी आपसे पूछा था कि R क्या होगा, तो आपका निकल गया, R किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अगर आपसे पूछता कि Q कितना होगा, तो Q को देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट Q दिख रहा है, Q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। तो इस तरह के सवाल यदि आपसे पूछे जाए तो उम्मीद है कि आप लोग अब क्या करेंगे, बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि भाग एल्गोरिदम, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया है A बराबर BQ प्लस R, ये तो आपको हमेशा ही मिलेगा, कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके बाद आपको B की वैल्यू दिया गया है, P की वैल्यू दिया गया है, B की वैल्यू कितना है 4, Q की वैल्यू कितना दिया गया है 5, और यहाँ पर आप देखेंगे तो R की वैल्यू कितना दिया गया है 1, और कहा गया है कि A की वैल्यू क्या होगा निकालिए, तो आराम से यहाँ पर आप बिठा देंगे, आ जाएगा। B की वैल्यू रखिए यहाँ पर 4 गुना Q की वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए कितना, Q की वैल्यू कितना दिया गया है 5, और प्लस जो R की वैल्यू है वो कितना दिया गया है 1। आराम से हल कर दीजिए, 5 चौका 20 और प्लस 1 बराबर निकला कितना 20, कुछ नहीं इस सवाल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप देखेंगे
तो इसमें दिया गया है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यदि आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ अगर आप चलेंगे तो 4 नंबर जो प्रश्न आपका दिया गया है वह है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये दिया गया है। और इसमें दिया गया है a की वैल्यू 37, फिर आपको दिया गया है b की वैल्यू 4, फिर आपको दिया गया है r की वैल्यू 1, तो कहा है कि q की वैल्यू बराबर व्हाट। आराम से आप निकाल लीजिए, यहाँ पर a आपका क्या है, भाज्य है, यानी 37 में आपको भाग किससे दे देना है, तो b यहाँ पर भाजक है, कितना है हमारा 4, लिख लीजिए यहाँ पर 4। अब 4 रमा कर दीजिए कितना 36, शेषफल कितना आ जाएगा 1। आप आराम से इस पर जाके बैठा दीजिए, ये हमारा a है, ये b है, ये q है, ये r है। आराम से आप लिख सकते हैं यहाँ पर 37 बराबर कितना 4 इंटू 9 प्लस r की वैल्यू कितना है, सॉरी 1 है, r की वैल्यू आपका कितना है 1 है। ये प्रश्न में भी 1 दिया गया था और ऑटोमेटिक जब आपने निकाला तो भी 1 आया। तो जो q का मान आपसे पूछ रहा है तो ये q का वैल्यू आपके पास कितना है 9 है। ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरह ही आपको यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि 5 में अगर आप चलते हैं तो ध्यान से देखिए 5 में आपका क्या दिया गया है। जो 5 नंबर सवाल है वो आपका दिया गया, ध्यान से देखिए, इसमें दिया गया है 92 इक्वल टू लिखा गया है 12 इंटू 7 प्लस 8, 12 गुना 7 प्लस 8, और इसमें कहा है कि मान निकालिए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 992 12 है ना, फिर आगे लिखा है बराबर 912, और यहाँ खाली जगह है, इसके बाद लिखा है इक्वल टू, फिर खाली जगह। तो ध्यान दीजिए, आपको हमने बता दिया था, अभी तो हमने आपको बताया, यही चीज लिखने के लिए मैंने आपको सिर्फ बताया था, वो लिख करके पूछा है। तो यहाँ पर आप आराम से हल कीजिए, आपको बता दिए हैं कि नेक्स्ट स्टेप में आप जब चलेंगे तो जो 12 हमारा जो भाजक है वो क्या बन जाएगा भाज्य, और जो हमारा शेषफल है वो क्या बन जाएगा भाजक। तो 8 से 12 में भाग देंगे बाबू तो एक बार में खाएगा, अब प्लस हो जाएगा इधर कितना 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो 8 आगे आएगा, ध्यान से देखिए 8 आगे आएगा, यानी ये जो है हमारा जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। 8 इक्वल टू जो शेषफल है वो भाजक बनेगा, यानी 4 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 0, और ये जो 4 है हमारा क्या निकल जाएगा HCF। तो लिखने का प्रक्रिया हमने आपको समझा दिया है। ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया पहला स्टेप में 92 12 ले लिया है, 92 12। दूसरे स्टेप में कौन आएगा, तो 12 8, यहाँ पर आपका 8 आ गया। तीसरे स्टेप में आपको सीधे 900 लिखना है, तो 900 आपका 4 आया, आप 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि एक स्टेप और लाना था, 8 4 उसके बाद 4 आना था, तो प्रश्न उस तरह से दिया नहीं है, प्रश्न आपका डायरेक्ट पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, या और आगे लिखना होगा तो आप इक्वल टू में 900 करके आप लिख सकते हैं 900, फिर क्या आ जाएगा आपका 8 4, और 8 4 के बाद आपका 4, तो ये आप ध्यान में रखें। तो प्रश्न जिस हिसाब से पूछा था मैंने उस हिसाब से आपको वहां पर 4 बता दिया। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में यदि सवाल जो आपका दिया गया है वो आप लोग खुद ही बना लेंगे, एकदम से आसान है, इसको बताना क्या है। चलिए 2 नंबर में चलते हैं, एक आध सवाल तो खुद से करेंगे ही आप लोग। 2 नंबर लेते हैं। 2 नंबर में आप देखिए सवाल जो आपका दिया गया है, 2 नंबर तो और भी आसान है। इसमें आपको स्पष्ट कहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है आपके पास, और इसमें कुछ स्थितियां दी गई है, उन स्थितियों के हिसाब से आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। जैसे अगर देखेंगे तो पहले में कहा है a इक्वल टू 10, और फिर आपसे कहा गया है b इक्वल टू 3, और आपसे पूछा है कि अगर a और b का मान हम दे दिए हैं तो हमको q और r का मान बताइए। तो इजीली आप बता सकते हैं, a की वैल्यू आपका कितना है 10, b की वैल्यू आपका कितना है 3, यानी 3 से आपको भाई डिवाइड कर देना है किसमें 10 में, तो 3 3 9 आ जाएगा a। तो देखिए a b q r बिठा लीजिए मान, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 3, अब प्लस जो शेषफल है वो कितना आया है 1। तो ध्यान से देखिए जो आपका q है
वो कितना निकल आया, वो 3 निकल आया, और जो आपका आर है वो कितना निकल आया, 1 निकल आया। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग कर लेंगे, उम्मीद है बना लेंगे आप लोग। और भी इसी तरह के प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो ए बी या क्यू आर किसी का भी वैल्यू दे देगा और कहेगा शेष की मान निकालिए, तो आप लोग इसी सूत्र का प्रयोग करके आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम चले तो 3 नंबर में आपको बहुत सारे सवाल दिए गए हैं और कहा गया एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालने हम आप लोगों को बता दिए हैं, फिर भी हम एक आध क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है 252 और 1540। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, एचसीएफ निकालने का तरीका भाग विधि है, उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको उसका नंबर नहीं मिलने वाला है। एग्जाम में आपको नंबर तभी मिलेगा जब आप भाग लेमा विधि द्वारा निकालेंगे। तो भले ही आप साइड में देखिए ध्यान से, परीक्षा में अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप साइड में निकाल लीजिए, बचवा में जैसे पढ़े लेते वैसे, लेकिन इसको लिखिए भाग लेमा पर ही, यानी a बराबर BQ प्लस R पर ही लिखिए, तभी नंबर मिलेगा। तो ऐसे बना के छोड़ दीजिएगा तो एग्जामिनर भी होशियार है, आपको वैसा ही नंबर देगा। देखिए 252 से भाग दीजिए आप 1540 में, नहीं समझ में आता है सीधा भाग दीजिए, क्योंकि सर लिखना कैसे है, बाद में कि ए बी क्यू आर तो सब आपको बता दिए, खाली लगे यहाँ बिठा देना है। 252 से जब 252 से आप 1540 में दीजिएगा तो कितना बार में लगभग खाएगा, देखिए 6 बार, 14 12 के 2 बाकी 1, 54 30 31 के 1 बाकी 3, 14 12 के 15, देखिए 1512 लगभग 6 बार में खा रहा था। 1512 6 बार में आप खिला दीजिए, 1500 कितना आ जाएगा 12। जो शेषफल बचेगा 10 में 2 गया 8, 3 में गया कितना 2, और इधर कट जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा A है, ये B है, ये Q है, और ये क्या है R है। तो आराम से पहले आप यहां बिठा लीजिए, A की वैल्यू 1540, B की वैल्यू कितना दिया है 252, इसके बाद Q की वैल्यू कितना दिया गया है वो 6, और जो R की वैल्यू है वो कितना दिया गया है 28। आराम से बिठा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बताए हुए हम क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं 28, यानी जो शेषफल है उसको आप भाजक बना देते हैं, और जो पहले से भाजक था उसको आप भाज्य बना देते हैं। यहाँ पर 252 आ जाएगा, है ना, यानी कि A के स्थान पर कौन आ गया 252 और B के स्थान पर कौन आ गया तो 28। अब खाएगा कितने बार में, तो आप तो खिला कर देख लीजिए, 28 अब गुना कर दीजिए, लगभग 9 का कितना आता है, 9 8 72 के 2 बाकी 7, और 9 दूनी 18 7 25, तो लगभग खा ही जाता है, यानी कितना बार में 9 बार में। तो आप 9 यहाँ पर लिखिए और 252 यहाँ पर खिला दीजिए, शेष फल आपका हो जाएगा 0। यानी आप नेक्स्ट स्टेप में आराम से लिख सकते हैं, ये आपका A B, ये आपका क्या बना Q, ये बन गया आपका R। तो आराम से आप लिख दीजिए यहाँ पर 252 इक्वल टू कितना, तो 28 गुना Q की वैल्यू 9, अब प्लस इधर R की वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो शेषफल चूंकि अब मेरा 0 हो चुका है, इसलिए अब आगे नहीं चलना है, आगे बस इसको लिख देना है इस प्रकार से 900, यहां से लीजिए 1540 252 को देखिए लिखने का यही तरीका है, इसको लिख दीजिएगा इसी ढंग से 252 बराबर फिर हो जाएगा आपका 900, कितना आ जाएगा 900, 252 28, 252 28, अब बराबर जो आपका 900 निकला वो कितना निकल गया 28, लिख दीजिए यहाँ पर 28, मार दीजिए आराम से आंसर, कहीं कोई नहीं। आप ये नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे तो और बेहतर है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको कल भी बताया था, आज भी एक सवाल हमने आपको करा दिया। तो 3 में जितने सवाल हैं उम्मीद है कि आप लोग खुद से बना लेंगे। अब आइए 4 नंबर की तरफ हम लोग चलते करना चाहते थे, कर लीजिए, देखिए ध्यान से। अब आगे आपको जो 4 नंबर दिया गया है ये थोड़ा सा टफ बनता है, हालांकि एग्जाम जब आप बोर्ड एग्जाम में वैसे प्रश्न यहाँ से पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी अगर पूछ ले भी तो सीख लीजिए थोड़ा अच्छे से, अन्यथा यदि आप छमाही तिमाही एग्जाम देंगे तो वहां ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। जैसे पहला प्रश्न दिया है, हम एक प्रश्न आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे कि एक प्रश्न सीखकर आप शेष प्रश्न को बना लें। दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक
4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। देखिए इसमें कहा गया है कि दिखाए कि, यानी हमको साबित करना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, अब देखिए यहां पर आया है धनात्मक, धनात्मक का मतलब क्या हुआ कि हमको जो पूर्णांक लेना है वह धनात्मक यानी प्लस में लेना है। आपको हम पूर्णांक के बारे में पढ़ा दिए थे कि पूर्णांक में माइनस पूर्ण संख्या, अब प्लस पूर्ण संख्या और साथ ही साथ शून्य सबको शामिल कर दीजिए और जो बनेगा समुच्चय वह बन जाएगा क्या, आपका पूर्णांक संख्या। तो चूंकि पूर्णांक नेगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में भी होता है, तो यहां पर आपको स्पष्ट सवाल कर दिया भाई नेगेटिव लेना ही नहीं है, हमको लेना है ओनली पॉजिटिव धनात्मक। इसके बाद आगे आपको कहा विषम पूर्णांक, ध्यान से देखिए विषम संख्या हम किसको कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सारी संख्याएं हैं आपका क्या, विषम संख्या। और हमने आपको बता दिया था कि जितने भी विषम संख्या है सारे के सारे पूर्णांक भी है, इसीलिए यहां पर लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक। अब आगे कहा है कि ये जो जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो या तो 4q प्लस 1 रूप का होता है या 4q प्लस 3 रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो पहले सिद्ध तो बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन को तोड़कर समझ लेते हैं और ज्यादा। यहां पर q कहा कि एक पूर्णांक है, ठीक है, और इसके बाद कहा आपको कि 4q प्लस 1 जो है ये होता है एक विषम संख्या। कैसी संख्या, विषम संख्या। पहले ऐसे हम लोग देख लेते हैं कि होता रियल में है या नहीं है। तो यहां लिख दिया कि q एक पूर्णांक है, अब ये नहीं लिखा कि प्लस है कि माइनस है, तो कोई बात नहीं, हम यहां पर क्या करेंगे, पहले पूर्णांक लेकर के चलेंगे और 0 से लेकर चलेंगे, वैसे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां पर कुछ संख्याओं को रखते हैं। q जो है मान लेते हैं q पहला 0 है, अगर q 0 मान लेते हैं तो यहां से कीजिए 4 गुना 0 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 0 गुना 4 0 और प्लस 1 तो बराबर 1। इसके बाद हम एक काम करते हैं, अगला 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर q की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 4 गुना 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से काम करते हैं 2 ले लेते हैं, तो अगर 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना q की वैल्यू हमने 2 लिया तो 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9। एक काम करते हैं आगे और बढ़ करके 3 ले लेते हैं, तो 4 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13। अगर हम निगेटिव ले लें तो कोई बात नहीं है, 4 गुना माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1, सॉरी नेगेटिव माइनस 4 माइनस 4, सॉरी ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हो जाएगा, -4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, -3। आप कुछ भी ले लो यहाँ पर, -1 -2 -3 कुछ भी लीजिए मान और निकाल लीजिए कुछ, और देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होता है। पहला में जब आप 0 रखे थे तो 1 आया, दूसरा में 1 रखे तो 5, 2 रखे तो 9, 3 रखे तो 13, -1 रखे तो क्या आ गया, -3। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हालांकि माइनस की चर्चा नहीं किया है, ये सीधे का धनात्मक रहना चाहिए, तो आप निगेटिव नहीं लेंगे, हम यहाँ पर लेकर केवल एक दिखा दिया आपको, देखिए जान ये सारे के सारे को गौर करेंगे ना तो जितना भी मान रखने पर निकल रहा है ये सारे के सारे विषम संख्या है। देखिए 1 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 9 विषम संख्या, 13 विषम संख्या। उसी प्रकार से अगर यहां भी जाकर के हम मान को रखेंगे ना, चूंकि 0 रख दें, 0 रख दें या 1 रख दें या 2 रख दें या 3 रख दें, हम कुछ भी रख देंगे तो जो निकलेगी वैल्यू ना वो हमेशा एक विषम संख्या आएगा। चलिए कुछ रख के ही देख लेते हैं, जैसे 4q प्लस 3 है, ध्यान से देखिए, अगर हम 0 रख लें तो 4 गुना 0 प्लस 3 बराबर 3, यानी हम यहाँ पर लिख दें 4 गुना 1 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 4 3 7। अगर हम आगे लिख लें 4 गुना 2 प्लस 3 तो देखिए 11, आप देख रहे हैं 3 7 11 सारे के सारे क्या है, विषम संख्या। तो प्रश्न आपको कहा है कि विषम संख्याएं जितनी भी है उसको हम 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां ये q का मान हमेशा एक पूर्णांक रहेगा। अब आपको ये करना है साबित। तो साबित किससे करना है, तो साबित करने के लिए चलना होगा आपको भाग लेमा से, क्योंकि यहां पर आप पढ़ रहे हैं भाग लेमा चैप्टर। आइए अब इसको साबित करते हैं। तो सब प्रश्न क्या कह रहा था वो हमने समझा दिया आपको, समझ में आ रहा है।
अब यहां पर हम करते हैं इसको साबित। आइए साबित कैसे करेंगे। तो साबित करने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, भाग लेमा का, भाग लेमा का यूज करेंगे। उम्मीद है हमने आपको जितनी भी बातें बताए वो आपको समझ में आया होगा कि ये कह क्या रहा है। अब आपको इस चीज को केवल साबित कर देना है भाग लेमा से। तो भाग लेमा से साबित अगर हम करेंगे तो भाग लेमा आपको पता है कि भाग लेमा क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो यहां पर अगर इसको देखेंगे ना तो 4q प्लस 1 एकदम इसी रूप में लिखा हुआ है, यानी आपको पास होना चाहिए एक भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आप सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। तो कैसी संख्या मानना है, मान लेना कोई भी संख्या उठा लीजिए। यहाँ पर देखिए कहता है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो कोई भी वो धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए। अब धनात्मक पूर्णांक लेने की बात कहेंगे तो आप 1 2 3 4 तो लेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो धनात्मक पूर्णांक हम लेंगे वो a ले लेंगे, यानी लेंगे a, लेकिन वही a हमारा क्या होगा, वही a हमारा क्या होगा, वही a हमारा होगा धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर पहले एक संख्या आप ले लीजिए, यानी कि बहुत सारे पूर्णांक होते हैं लेकिन उनमें से एक पूर्णांक हम a ले लेते हैं। माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ध्यान से समझिए। माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब यहां पर आपने मान लिया कि सर a जो है ना हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ये a को क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं, बस यही साबित करना है कि ये जो a हमने माना है क्या ये a को इस रूप में लिखा जा सकता है। बस आपको इतना ही साबित करना है कि जो a हम मान रहे हैं इस a को क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चलेंगे हम पहले भाग लेमा से। तो भाग लेमा से जब चलेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, आपने ये जो a माना वो कैसी संख्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो सवाल आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपने जो a माना है क्या इस a को इस रूप में लिख पाना संभव है। बस इतना ही आपको साबित करना है कि लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो आइए भाग लेमा से, अगर भाग लेमा से चलेंगे तो भाग लेमा कहता है a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर जो ये b है ना, इस b को हम मान लेते हैं 4 के बराबर, क्योंकि यहां 4 है। अगर यहां पर रहता 3q तो हम 3 मान लेते, अगर यहां पर रहता 9q तो हम 9 मान लेते, लेकिन दिया कितना है 4, इसीलिए इस b की जो वैल्यू है इसको हम 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 4। तो माना कि b बराबर 4। अब ध्यान से देखिए, अगर आप b की वैल्यू 4 मान लेते हैं a बराबर, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, 4q प्लस r। कोई दिक्कत नहीं, लिखा जाएगा 4q प्लस r। लेकिन यूक्लिड ने आपको कहा था, अब यहां पर 4 मानने का क्या मतलब बनता है कि हम 4 से भाग दे रहे हैं हमें, सिंपल सी बात है। अगर यहां पर हमने b को 4 मान लिया तो b तो मेरा भाजक होता है भाग लेमा के हिसाब से। तो 4 से आप a में क्या करने जा रहे हैं, भाग देने जा रहे हैं। अगर आप 4 से a में भाग दे रहे हैं तो यूक्लिड महोदय ने बताया था कि जो r प्राप्त होगा वो एक निश्चित, r जो होता है वो निश्चित संख्या होता है, मतलब एक निश्चित हिस्सा है इसका, ये अनंत होता नहीं है। तो कहां से कहां तक होता है, तो हमने आपको पढ़ाया कि अगर आप 4 से भाग दे रहे हैं तो r की वैल्यू जो संभावित वैल्यू है वो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, 4 कभी नहीं होगा। तो जो r है ना आपका, है ना, जो r, सॉरी इसमें से आपका 2 छूट गया है, ध्यान दीजिएगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो r की जो संभावित वैल्यू है यहां लिखेंगे a बराबर 4q प्लस r। तो जो r की संभावित वैल्यू है वो r की संभावित वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 4 तो संभव ही नहीं है, ये हमने थ्योरी सेक्शन में आपको बता दिया क्यों नहीं संभव है, पूरा तोड़ के हम समझा दिए थे। अब यहां देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, बारी बारी से r की वैल्यू लेते चलना है और ये r की वैल्यू को यहां पुट करते चलना है। और पुट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम a को
इस रूप में या इस रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले आप लीजिए केस वन। केस वन में क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 0 लेंगे तो केस वन नहीं लिखते हैं हम, ज्यादा क्या कीजिएगा, यहां देखिए, जब आर की वैल्यू आप ले लीजिए 0, तो जब आप आर की वैल्यू 0 लेंगे ना, तो यहां पर a बराबर आपके पास हो जाएगा 4q प्लस 0। देखिए ध्यान से, 4q प्लस 0 आर के स्थान पर, तो हमारे पास जो प्राप्त हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4q। ध्यान से देखिए, प्रश्न में आपको कह दिया कि ये q क्या है, तो q आपका कह दिया गया है पहले ही प्रश्न में कि ये एक पूर्णांक है, यानी कि q की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। चूंकि इसको धनात्मक बना के रखना है तो निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है हमको। तो यहां पर क्या करते हैं, कुछ मान को रख करके देख लेते हैं कि ये जो 4q प्राप्त हुआ, ये 4q सम है या विषम है। तो देखिए, अगर यहां पर हमारे पास 4q है तो q की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो 4 गुना 0 बराबर 0। 0 एक सम संख्या होता है, ध्यान रखिएगा। वो कैसे तो हम बाद में आपको बता देंगे, फिलहाल अभी ध्यान रखिए कि 0 क्या है, सम संख्या है। आगे चलिए, q की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो 4 गुना 1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 4। अगर हम 2 ले लेते हैं तो 4 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा, 8। देखिए ध्यान से, 0, 4, 8, आगे 3 लेंगे तो 4 3 12। यानी कि ये जो 4q है ना, ये सम संख्या नहीं है, तो ये विषम संख्या नहीं है, ये कैसी संख्या है, तो सम संख्या है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं, q की तरफ। अगर हम q की तरफ चलें तो r की, सॉरी 1 की तरफ चलते हैं। पहला हमने 0 रखा, 0 रखने पर यह पता चला कि यह a जो है सम संख्या बन जाता है। आगे चलते हैं r बराबर 1। जब r बराबर 1 पर चलेंगे तो a बराबर जो है वो हो जाएगा 4q प्लस 1। और ये जो 4q प्लस 1 है, ये कैसी संख्या है, तो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि जब q की वैल्यू आप 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखेंगे तो जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, विषम संख्या। उसी प्रकार से फिर आप r की वैल्यू ले लीजिए 2। तो जब r की वैल्यू आप 2 ले लेंगे, जब r की वैल्यू आप 2 ले लेंगे तो a बराबर आप कितना लिख सकते हैं, 4q प्लस 2। अब यहां पर q क्या है, पूर्णांक है। अब यहां पर अगर इसकी वैल्यू, q की वैल्यू पहले 0 रखते हैं तो मान 2 आएगा। फिर अगर आप 1 रख देते 4 गुना 1 प्लस 2 तो बराबर 6 आएगा। 4 गुना 2 प्लस आप लिख देते 2 तो 4 गुना 8 तो 10 हो जाएगा। देखिए 2 6 10, यानी कि अगर हम q को धनात्मक पूर्णांक मान रखते जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो निकल के आएगा वो आएगा सम संख्या। इसी प्रकार से हम r की वैल्यू अब कितना ले लेंगे, 3। तो जब r की वैल्यू हम 3 लेंगे तो a बराबर कितना लिखाएगा, 4q प्लस 3। और ये 4q प्लस 3 अब यहाँ पर समझा चुके हैं चूंकि पहले, इसलिए यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि सम संख्या का हमने आपको नहीं समझाया था, इसीलिए इसका मान रख करके आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसका मान आपको पूर्व में जब सवाल हम समझा रहे थे उसी समय रख कर दिखा रहे थे कि 4q प्लस 3 में जब भी आप q की मान, कुछ भी आप q के मान ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले लीजिए, हमेशा जो मान a का निकल के आएगा ना, वह आएगा आपका विषम संख्या। यानी ये 3-4 कंडीशन हमको यह बता रहा है, ध्यान से देखिए, ये 3-4 मान रखने पर ये जो 3-4 कंडीशन हमने लाए हैं, सम संख्या, विषम संख्या, फिर सम संख्या, विषम संख्या, यह स्पष्ट रूप से हमको बता रहा है कि जो विषम संख्या है वो 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के रूप का ही होगा। वह 4q प्लस 2 या 4q के रूप का नहीं हो सकता है। इसी बात को दिखाने के लिए आपको प्रश्न में कहा गया था। तो आप यहां पर लिख देंगे कि अतः भाग लेमा से जब प्रमाणित होता है कि, हालांकि यूक्लिड का भाग लेमा क्या, यूक्लिड का लगा देंगे आप लोग, प्रमाणित होता है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। दैट्स इट। यही आपको प्रूव करने के लिए कहा गया था, तो हमने आपको यह प्रमाणित कर दिया। इसी तरह से आप अगर चाहें
तो नेक्स्ट जो सवाल आपका दिया गया है इसमें आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप बनाने का प्रयास करेंगे, यदि किसी तरह का समस्या होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देख लेंगे। बना करके आप हमारे मोबाइल नंबर, मेरे ये जो मोबाइल नंबर आपको दे रहे हैं व्हाट्सएप नंबर भी है, आप बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम उसको चेक कर देंगे और बता देंगे कि जो आपने बनाया है, जो आपने प्रयास किया है, वह कहां तक सही है। अगर किसी तरह की समस्याएं आएगी तो अगले वीडियो में हम भाग लेमा एल्गोरिथम से संबंधित समस्याओं को दूर कर देंगे। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय होगा, उसको हम कल के क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।